नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन। और ये सारे पेरेंट्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए आएँ, आप किसी भी चीज़ के लिए आएँ, चाहे आपके बच्चे को सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार हो, आप किसी और बीमारी के लिए आइए, आप वैक्सीनेशन विजिट के लिए आइए, हमेशा पेरेंट्स को एक चिंता होती है कि जो मैं बच्चे को खाना दे रहा हूँ या खाना दे रही हूँ वो मेरे बच्चे के लिए बैलेंस डाइट है कि बैलेंस डाइट नहीं है। तो चलिए आज आपके फेवरेट टॉपिक बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन को मोटा-मोटी ग्रॉसली डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई और बीमारी है, कोई और अंडरलाइंग डिज़ीज़ेज़ हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से डिस्कस करना ना भूलें। इसमें मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि मोटा-मोटा आपका बच्चा हेल्दी है और बहुत ही ग्रॉस गाइडलाइंस आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपके एटलीस्ट कुछ कन्फ्यूजन बैलेंस डाइट को लेकर के हट जाए। देखिए, एक चीज़ जो साहब हमें समझनी पड़ेगी वो पिछले कुछ सालों में हम लोगों के रहन-सहन में काफ़ी अंतर आ गया है। हमारा देश काफ़ी तरक्की कर गया है। किसी ज़माने में रॉकेट को हम साइकिल पे लेकर के ट्रांसपोर्ट किया करते थे और आज की तारीख में हम चंद्रयान लॉन्च कर देते हैं और अ, हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। एक बार में हम 100-100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं। पहले हम में से अधिकतर लोग गाँव में रहा करते थे, अब माइग्रेट करके बहुत सारे लोग शहरों में रहने आ गए हैं। हमारी लाइफ़स्टाइल काफ़ी बदल गई है, पहले लोग पैदल चला करते थे, कई लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी या काफ़ी मज़दूरी किया करते थे और अब बहुत सारे लोगों की जो जॉब है, वो अब मेहनत वाली नहीं रही है। अब आप टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सामने कंप्यूटर पड़ा होता है या टेबल कुर्सी पे बैठ के सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मेहनत वाले काम हो गए हैं, मज़दूरी कम हो गई है, तो क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल में बदलाव हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साथ में खाने में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करेंगे साहब, तो जो आप खाना खाएँगे, उससे अगर कैलोरी इन तो जाएगी, बट अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कैलोरी आउट नहीं हो पाती और कैलोरी आउट नहीं हो पाती है, इसलिए अब हम ये देखे जा रहे हैं कि धीरे-धीरे हमारा मिडल क्लास फैमिली, जो एक ज़माने में हम प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन वाले लोग हुआ करते थे, अब हम में से बहुत सारे लोग फिर से हम मालनरिश्ड हैं, बट प्रोबेबली हम में से अब एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन, इंक्लूडिंग बच्चों का, अब मोटापे की तरफ जा रहा है और वो भी मेरे लिए मालन्यूट्रिशन है, वो भी मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्योंकि हमारी रहन-सहन बदल गई, हमारी लाइफ़स्टाइल बदल गई है, तो पहले जो लोग हर खाने में या तो घी लगा दिया करते थे या बटर लगा दिया करते थे और बच्चे को गोल-मटोल होना, लटके हुए गाल, डबल चिन जो बहुत अच्छी चीज़ माना जाती थी, उस चीज़ को हम ज़रूरी नहीं है कि अब अच्छा बोलें क्योंकि अब हमारे अधिकतर बच्चे और इवन बड़े मोटापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है और 50 बीमारियों की जड़ भी है। तो जैसा कि हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखते हैं, ओपीडी में जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत हेल्दी वेट वाले आते हैं, मतलब जिनको मैं बहुत हेल्दी नॉर्मल वेट बोलूँगा, तो भी पेरेंट्स को काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये कन्फ्यूज़न होता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है। अब आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है, बहुत लटके हुए गाल, डबल चिन अच्छी चीज़ की निशानी नहीं है। जैसे बिल्कुल थिन बच्चा भी अच्छा नहीं है, वैसे ही एक मोटा बच्चा भी अच्छा नहीं है। आपके बच्चे की डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए और आपके बच्चे का वेट और हाइट एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी वो चीज़ ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम कैलोरीज़ में और एक बैलेंस डाइट में कैसे ख़्याल रखें, आज उसको हम बहुत ग्रॉसली एक कवर करके देख लेते हैं। इसके लिए जो सबसे सही स्टाइल लगता है मुझे पेरेंट्स को समझाना, वो माई प्लेट लगता है। माई प्लेट में खाने के 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो स्लाइड है, ये बहुत ही अच्छी एक चीट स्लाइड है, जो एक ही स्लाइड के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी बता देती है कि आपके बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए। आप गूगल भी करेंगे तो आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 5 फूड ग्रुप्स अगर आप अपने बच्चे के खाने में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपके बच्चे का खाना या इवन एडल्ट का खाना, ये मैं सारे पोस्ट टॉडलर एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सबके लिए ये खाना बैलेंस्ड होगा। आपके खाने के 5 फूड ग्रुप्स कौन-कौन से होते हैं? एक है डेयरी यानी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है ग्रेन्स, देन प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मोटा-मोटी आपके खाने में 5 ग्रुप्स हैं। और अगर मैं डेयरी को अलग कर दूँ, तो पूरे दिन में आप जितना खाना खाते हैं, लगभग वो सारे ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो जितनी मात्रा में आप ग्रेन्स खा रहे हैं, उतनी ही मात्रा में आप प्रोटीन्स खाएँगे, वेट बाय वेट उतना ही आप फ्रूट्स खा रहे हैं और वेट बाय वेट लगभग उतना ही आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं। डेयरी लगभग आपको, अगर हम अभी डिस्कस करना चालू करते हैं, पहले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बात चालू कर लेते हैं।
तो मिल्क में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 3 साल से बड़ी है या कोई भी एडल्ट जो है, उसको डेली लगभग 1 ग्लास दूध तो पीना चाहिए। बट दूध में भी हमारे यहाँ बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, क्योंकि अब मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुए जा रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुए जा रही है। हम लोगों को ये बोलते हैं कि साहब जो आप मिल्क लेंगे, वो स्किम्ड मिल्क होगा। प्लीज़ फुल फैट मिल्क अपने बच्चों को ना दें। हम उसमें चर्बी कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं। दूध में एक तो मेरा कैल्शियम जा रहा होता है, दूसरा मल्टीविटामिन्स भी जा रहे होते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट दूध मेरे लिए जो इंडिस्पेंसेबल हो जाता है, वो कैल्शियम इंटेक के लिए होता है। बाकी चीज़ें मैं फिर भी आगे-पीछे करके आपको डाइट को बैलेंस कर सकता हूँ, अगर आपका बच्चा मिल्क नहीं लेता। लेकिन कैल्शियम को उसी मात्रा में दे पाना इन एब्सेंस ऑफ ज़ीरो मिल्क इंटेक बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता, तो आप उनको दही खिला दीजिए, ठीक है? दही दूध से बनता है और दूध के सारे इंग्रेडिएंट्स, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपके दही में मिल जाते हैं। अगर बच्चा दही नहीं खाए तो लगभग हम उसको पनीर से भी काफ़ी हद तक इस कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। साथ में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। तो मेरी पहली प्रेफ़रेंस मिल्क होगी, मिल्क नहीं तो मैं जनरली दही को भी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि लगभग उसी मात्रा में आप उनको दे दीजिए। पर डे अराउंड 200 ml ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इज़ व्हाट योर चाइल्ड नीड्स ऑन अ डेली बेसिस, अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे बड़ा है तो। ठीक है। मिल्क के बाद आपके खाने का अगला जो एलिमेंट हुआ, वो ग्रेन्स हुआ। मिल्क में एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप बच्चे को मिल्क देंगे, तो बच्चे का जो वेट जो बढ़ रहा है, उसको हमें एक्चुअली बाकी और इंग्रीडिएंट्स के साथ भी लेकर के करना चाहिए, खाली आपको मिल्क से नहीं वो करना चाहिए। इन बच्चों को खून की कमी ज़्यादा होती है, आयरन डेफिशिएंसी हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखते हैं और कई बार पैराडॉक्सिकली एक्चुअली हम कैल्शियम की कमी देख लेते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क देते हो। ये बच्चे कॉन्स्टिपेटेड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं क्लिनिक में बच्चा देखता हूँ जो थोड़ा-सा फूला हुआ है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी दिख रही है, बच्चा काफ़ी पेल लग रहा है, बच्चा काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड है, तो हम वैसे भी इनमें से अधिकतर बच्चों में यही निकल के आता है कि माँ-बाप दूध बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। दूध डेफ़िनिटली एक कंप्लीट फूड आपके बच्चे के लिए था जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं था। पर जब आपका बच्चा एक बार 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो प्रोपोर्शनेटली अब उसमें धीरे-धीरे सॉलिड्स का एलिमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। अकेला मिल्क आपके बच्चे के लिए बैलेंस डाइट नहीं है और जब तक आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है, आपको मिल्क कट डाउन करके खाली 200 ml तक ले लेना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बाकी आपके बच्चे के लिए सॉलिड जाना चाहिए। और उस सॉलिड में जो पहला कंपोनेंट है, वो ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज। तो अनाज में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? अनाज में हमारा गेहूँ आ जाता है, व्हीट आ जाता है, हमारा राइस या चावल आ जाता है, हमारा कॉर्न आ जाता है, हमारे मिलेट्स आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम ग्रेन्स कहते हैं। तो ग्रेन्स में मुझे आपको क्या समझाना है? पूरे दिन का जितना बच्चा आपका खाना खाता है, 1/4 जो है वेट बाय वेट आपके बच्चे को ग्रेन्स मिलने चाहिए या किसी इवन एडल्ट को भी ग्रेन्स मिलने चाहिए। बट जब हम आटा लेकर के आते हैं तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, अगर आप गेहूँ पिसवा करके लाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है छान करके जो ब्राउन वाला ब्रैन है, वो अलग कर देते हैं। अगर आप ब्राउन वाला ब्रैन अगर अलग कर देते हो, तो आपने बहुत सारी न्यूट्रिशनल चीज़ें एक्चुअली आपने निकाल दी। जो व्हाइट कलर का आटा है, जिसे हम मैदा कहते हैं, जब आपने ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं, तो वो सिर्फ़ दिखने में साफ-सफ़ेद है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मेरे लिए बहुत कम है। उसमें लार्जली स्टार्च है, स्टार्च से ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जब भी आप लेकर के आइए, होल ग्रेन की तरफ ध्यान दीजिए, उसके सारे लेयर्स को रखिए। ऐसा नहीं है कि ब्राउन आटे की बजाय आप मैदा प्रेफ़र कर रहे हैं। वैसे ही चावल, चावल में पॉलिश्ड राइस आता है। पॉलिश्ड राइस की बजाय मैं अनपॉलिश्ड राइस आपको एडवोकेट करूँगा। तो जब भी आप ग्रेन्स खा रहे हैं, ग्रेन्स के लिए साहब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 50% तो होल ग्रेन हो। 50% से जितना ज़्यादा आप होल ग्रेन कर सकें, मुझे उतना अच्छा लगेगा। उसमें आप मिलेट्स, कॉर्न, बाकी सारी चीज़ें भी लग सकते हैं, बट ध्यान आपको होल ग्रेन्स पे देना है। होल ग्रेन्स सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है इस पूरे ग्रेन वाले डिस्कशन के टॉपिक पे। तो जो आपकी रोटी है, जो आपका चावल है, जो आपके कॉर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आप बच्चे को खिला रहे हो, पूरे खाने का 1/4 आप इन सब चीज़ों से कंप्लीट कर सकते हैं, बट होल ग्रेन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन।
तो वेट बाय वेट आप जब तक बच्चे को जितना ग्रेन्स खिला रहे हैं, उतना ही वेट बाय वेट आपके बच्चे को आपको प्रोटीन भी खिलाना है। प्रोटीन मेरे लिए 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप जितना भी खाना खाते हैं, चाहे वो एग हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मीट हो, और मीट में मैं लीन मीट की बात करता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका हाई प्रोटीन डाइट है। तो आप इससे आप प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारे पास प्रोटीन के चॉइसेस ही नहीं है। साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेजिटेबल वर्ल्ड में भी हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन के चॉइसेस हैं, और वेजिटेबल वर्ल्ड में बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेज़ हैं। तो ये जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को हम वेजिटेरियंस मीट कहते हैं। 40% वेट बाय वेट सोयाबीन जो है वो प्रोटीन होता है। तो आप सोयाबीन का अच्छा खासा सेवन कर सकते हैं। पनीर है, जितने तरह की दालें हैं, चना, छोला, राजमा, ये सब के सब हाई प्रोटीन डाइट हैं। इतने के अलावा आप पीनट्स और ट्री नट्स, पीनट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी मेरे लिए हाई प्रोटीन डाइट का एलिमेंट है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ से पूरे दिन का, जैसे आप दालें बनाते हैं, आप चना बनाते हैं, आप छोला बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, अ, इसके तो सोयाबीन की तो बहुत सारी चीज़ों की फॉर्म्स में उसका आटा आता है, उसकी लोग दाल बना लेते हैं, उसकी लोग सब्जियाँ बना लेते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपने प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, और जितना आपका बच्चा थाली में खाता है, उसका 1/4 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। तो या तो आप लीन मीट या वेजिटेरियन सोर्सेज में हमने जिन टॉपिक्स को अभी डिस्कस किया, आप उससे अपने बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। अब इस माई प्लेट के मैं पेरेंट्स को यूजुअली बोलता हूँ कि चलिए मैं एक हाफ को कवर कर लेता हूँ, ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स को। दूसरे थाली के दूसरे हिस्से में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना, हम थियरी में लोगों को जितना भी समझा दें, बैठ के क्लिनिक में जितना भी समझा दें, लेकिन तो भी रियल लाइफ में हकीकत ये है कि अधिकतर लोग इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है। मैंने बोला वेट बाय वेट आप जितना ग्रेन्स खा रहे हैं और जितना आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, उतना ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाना है। आपकी आधी थाली पूरे दिन की 50% आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे। एक ज़माने में हम लोगों को ये सिखाया करते थे कि आप वेजिटेबल्स के नाम पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। डेफ़िनिटली बहुत अच्छी एडवाइस है, आज की तारीख में बहुत अच्छी एडवाइस है, बट हम अपनी एडवाइस से अब थोड़ा-सा आगे आ गए हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा अब हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा रेनबो कलर्स खाओ। जितने मैक्सिमम कलर्स हों, उतने मैक्सिमम कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेरे को आपकी थाली पे चाहिए। तो हम 5 कलर्स की बात करते हैं, ब्लू एंड पर्पल, रेड एंड पिंक, ग्रीन, येलो ऑरेंज एंड व्हाइट। आप जितने कलर्स लेकर के आ सकते हैं, उतने कलर अपने बच्चे की थाली पे डाल दीजिए या आप अपने थाली में डाल लीजिए। हमें हमारी शॉपिंग की हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। जब आप एक बार जाएँ, तो कई बार ये होता है कि एक्चुअली कॉस्ट के कारण भी कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार घरों में इतने ऑप्शंस होते ही नहीं है। जब बच्चों को बोलता हूँ बेटा ईट अ रेनबो एवरी डे, तो उतने सारे सतरंगी ऑप्शंस हमारे पास, ये एटलीस्ट 5 कलर वाले ऑप्शंस हमारे प्लेट्स पे होने चाहिए, बट कई बार पेरेंट्स उतना ला ही नहीं पाते। मैं बोलता हूँ एक बार अगर आप खरीदने जा रहे हो, तो इनमें से कुछ कलर्स उठा लो। जब आप अगली बार शॉपिंग करने जाएँ, तो ध्यान रखें कि आपने जिन कलर्स को छोड़ दिया है, एटलीस्ट हम उन कलर्स को पूरा कर लें। तो भले अगर आप डेली भी ईट अ रेनबो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट एक वीक में तो आप ईट अ रेनबो कंप्लीट कर ही लें। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही ईट अ रेनबो को हम दोबारा रीएम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं, आपको सारे कलर के फ्रूट्स एंड वेजीज़ खाने हैं। और इस इमेज को मैं सिर्फ़ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जब मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ फ्रूट्स भगवान ने खाने के लिए बनाए थे, पीने के लिए नहीं बनाए थे। तो हम फ्रूट्स के जूसेस को डिस्करेज करते हैं, हम शेक्स को डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं फ्रूट्स खाइए, साथ में पल्प जाना चाहिए, साथ में फाइबर जाना चाहिए। जूस बना के आदत बच्चों को न डालें, और उनको शेक्स ज़्यादा पिलाने की आदत न डालें। ये मेरे फ्रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जब मैं वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, तो मैं 2 कॉमन वेजिटेबल्स की बात बहुत ज़्यादा इस समय करने वाला हूँ। पहला, एक आलू या पोटैटो। हमारे बहुत सारे घरों में खूब सारा पोटैटो बनता है। पोटैटो अगर आप देखिए, तो न्यूट्रिशनली पोटैटो में स्टार्च बहुत होता है।
अब स्टार्च के लिए इस माई प्लेट में जो हमने एरिया रखा था ना, वो हमने ग्रेन्स वाला रखा था। तो जब आप पोटैटो खा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत अच्छा चॉइस है, जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने वेजिटेबल्स में क्या खाया? और दूसरा, कई बार वेजिटेबल पूछने पे मेरे को बच्चे ये जवाब दे रहे हो ना, वो पनीर की सब्ज़ी खा के आ रहे हैं। अब पनीर को सब्ज़ी रेस्टोरेंट वालों ने बनाया है, ठीक है? कि भई आप मटर पनीर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, पनीर किसी पेड़ पे नहीं उगता। तो पनीर मेरे लिए सब्ज़ी में नहीं आता है। ये जो आप इमेजेज़ में फ़ोटो देख रहे हो, इस फ़ोटो में जो आप इमेज में जो आप फ्रूट्स एंड वेजीज़ देख रहे हो, मैं उनको फ्रूट्स एंड वेजीज़ कहता हूँ। प्लीज़ इनमें मैक्सिमम कलर 5 कलर हो सके तो आप डेली डाल लें। अगर आप नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट हफ़्ते में उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो ये मेरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो एक तो 5 कलर और दूसरा हम कहते हैं 5 सर्विंग्स पर डे। 5 सर्विंग्स पर डे से मेरा क्या मतलब है? मैं कहता हूँ एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन 3 टाइम पे आप बच्चों को वेजीज़ डाल दीजिए उनके खाने में। ब्रेकफास्ट में वेजीज़ होनी चाहिए, लंच में वेजीज़ होनी चाहिए और डिनर पे वेजी होनी चाहिए। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप एक फ्रूट ब्रेक दे दीजिए बच्चे को, और लंच और डिनर के बीच में आप एक और फ्रूट ब्रेक दे दीजिए। सो दैट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी हर रोज़ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 फूड ग्रुप्स थोड़े तो समझ में आ गए होंगे। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा और आगे हल्का-सा खींचूँगा। इस ये जो माई प्लेट के इमेजेज़ में जो दिख रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। बेवरेज के तौर पे इसमें हम देखिए, इसमें कहीं पे कोई सोडा वगैरह नहीं है, कहीं पे भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जब भी पीने की इच्छा हो, आपके लिए सबसे अच्छा जो फ्लूइड है वो एक्चुअली प्लेन सिंपल पानी है। दैट्स द बेस्ट बेवरेज। दूसरा, मैं हमेशा क्लिनिक में एम्फसाइज़ करता हूँ कि सॉल्ट और शुगर, इसको अपने खाने में जितना कम से कम कर सकें। जब बच्चा 6 महीने का होता है और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं, तब तो मैं काफ़ी एम्फसाइज़ करके बोलता हूँ कि देखिए, बच्चे को सॉल्ट और शुगर की आदत ही मत डालिए। और ये भी पेरेंट्स को बताता हूँ कि जब तक आपका बच्चा 1 साल का होगा, बच्चा फैमिली फूड पे आ चुका होगा और फैमिली पॉट से खाना खा रहा होगा। हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और आप जो खा रहे हैं, बच्चा वही खा रहा है, वो अलग से स्पेशल उसके लिए कोई चीज़ नहीं बनाई जाती। अब मान लीजिए हम जैसे हमारी उम्र से ऑन एन एवरेज 70 साल की है। अब उस 70 साल में अगर मैं सिर्फ़ 6 महीने सॉल्ट और शुगर से परहेज़ करूँ, उनको अवॉइड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं आगे चल के डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेज़ अपने कम रखना चाहता हूँ, तो साहब 6 महीने आपने परहेज़ रख के, आपने अवॉइड करके आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर 1 साल से बच्चा वही खाना खाने जा रहा है जो आप लोग खाना खा रहे हैं। तो जब मैं 6 टू 12 मंथ की बात करता हूँ कि सॉल्ट और शुगर कम रखिए, तो उस समय तो आप कम रखिए, बट ये 6 महीने पेरेंट्स के लिए होते हैं। कि आप अपने खाने में सॉल्ट और शुगर कम कर लो, क्योंकि 1 साल तक बच्चा आप ही का खाना खा रहा है। और अगर आप अपने सॉल्ट और शुगर कम कर लोगे, तो आगे चल के आपको मोटापे की तकलीफ, डायबिटीज़ की तकलीफ, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ कम से कम होने वाली है और आप बच्चे को एक बहुत अच्छी आदत बचपन से सिखा रहे हैं। तो सॉल्ट एंड शुगर प्लीज़ कम से कम लें। फैट्स, फैट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, बैड फैट्स एंड गुड फैट। कोई भी सैचुरेटेड फैट जनरली आपके खाने के लिए अच्छा नहीं होता। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके खाने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट फैट्स को आप जितना कम से कम खाएँ, हमारे यहाँ जो घी और बटर जो नानी-दादियाँ और मम्मियाँ रोटी पे लगा देती हैं या दाल या चावल में डाल देती हैं, खिचड़ी में डाल देती हैं, अगर आपके बच्चे फूले जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि हम जब ग्रोथ चार्ट पे उनको प्लॉट कर रहे हैं, तो लगातार सेंटाइल्स ऊपर की ओर क्रीप किए जा रहे हैं, तो ये घी और बटर बच्चों को खिलाना बहुत अच्छी आदत आपकी तरफ से नहीं है। दूसरा, जंक फूड्स, ऑफ कोर्स हम ये सब जानते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालने वाला, बट बच्चों को जंक फूड की आदत न डालें, जितना कम से कम खाएँ बच्चे जंक फूड, उतना अच्छा है। ये घर पे ऑर्डर ना करें, आपके फ्रिज में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके किचन में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ है, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने का जो सही तरीका होता है, उसमें सामने स्क्रीन होना ही नहीं चाहिए। ना तो मोबाइल, ना टीवी। ये भी खाना खाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। खाना खाने का सही तरीका होता है, वो एक फैमिली टाइम होता है। हम सब लोग साथ में बैठें, उस एरिया में कोई स्क्रीन ना हो, वो स्क्रीन फ्री ज़ोन में आता है, ठीक है? और आप लोग बैठ के बाकी आपका दिन कैसा निकला, स्कूल में क्या चल रहा है,
आप स्पोर्ट्स में कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। फ्रेंड्स डिस्कस कर सकते हो, स्कूल्स डिस्कस कर सकते हो, मूवीज़ डिस्कस कर सकते हो, कार्टून्स डिस्कस कर सकते हो, व्हाटएवर। लेकिन खाने के टेबल पे सामने बैठ के एक-दूसरे से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए खाना खाया जाता है। टीवी या मोबाइल देख कर के ना तो बच्चों को खाना खिलाना मैं एनकरेज करूँगा और वो चीज़ बिल्कुल सही है भी नहीं, नहीं करना चाहिए किसी भी पेरेंट को। क्योंकि खाने-पीने की बात चल रही है और कैलोरी इन और कैलोरी आउट दोनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी एक्टिविटी की बात करनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको एक टर्म दे रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं आपको इन वीडियोज़ में नहीं बता सकता। देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 9, 5, 2, 1, 0 रूल। एक बार जा करके जब ये वीडियो खत्म हो जाए, इस रूल को गूगल करके देखिए ये क्या है? 9, 5, 2, 1, 0। इसका ये मतलब है कि बच्चे को डेली 9 घंटे की स्लीप तो मिलनी ही चाहिए, वो 9 हो गया। 5 जो है वो 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, वो हो गया। जो 2 है वो बड़े बच्चों के लिए बात है कि उनका स्क्रीन टाइम, रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 इज़ मिनिमम 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये जो मैं आपको जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 होना चाहिए और 0 मेरे जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, उस तरह की चीज़ें ये सब बिल्कुल एब्सोल्यूटली बच्चे के लिए ज़ीरो होनी चाहिए, उनको एनकरेज ही नहीं करना चाहिए। तो भले ये टॉपिक खाने का है, क्योंकि कैलोरी इन और कैलोरी आउट रिलेटेड है, ये स्लाइड इंक्लूड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि बच्चे को मिनिमम 1 आवर ऑफ बढ़िया से फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जब बच्चे खाना खाने बैठते हैं, तो थोड़ा आग्रह और बाद में मम्मियों की तरफ से फ़ोर्स किया जाता है कि बेटा थाली में जितना पड़ा हुआ है ना, उस चीज़ को पूरा आप निपटा के ही उठोगे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ आपके बच्चों के पेट पे यूज़ मी जैसा कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, वो कचरे की डोल नहीं है। तो प्लीज़ छोटे-छोटे पोर्शन से निकाल के दीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे और ये सारी एडवाइसेज़ इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब बच्चे ना फूलते जा रहे हैं, बच्चे मोटे हुए जा रहे हैं और हमारे कंट्री का आगे का फ्यूचर एक्चुअली खराब हुए जा रहा है, क्योंकि एक ज़माने में शायद ये अच्छा माना जाता था कि मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ बच्चों को पुश किए जा रही हैं खाना खिलाने के लिए। ये आदत अच्छी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ उनके पेट पे यूज़ मी वाला लेबल, कचरेदान का लेबल नहीं लिखा हुआ है। अगर आपका बच्चा उतना खाना नहीं खा पा रहा है तो अगली बार से प्लीज़ जो आप खाना निकालेंगे वो कम निकालिए। हाँ, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है आप जाके बैठ के अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। बट एक बच्चा जो एक एवरेज हेल्थ का है या जो हेल्थ के हायर साइड पे है, जिसका वेट थोड़ा हायर साइड पे है, उसे बहुत ज़बरदस्ती मत करिए कि बेटा आपको खाने में जितना थाली मम्मी ने निकाल के दे दिया है, वो आपको फिनिश करना ही करना है। ये आदत थोड़ी हम पेरेंट्स को भी बदलने की ज़रूरत है। तो आपको चिंता रहती है कि आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, मेरा बच्चा बहुत कम खाता है, ये अधिकतर पेरेंट्स को लगता है। चाहे वो बच्चा ग्रोथ चार्ट में, ये हमारे आईएपी के बहुत अच्छे ग्रोथ चार्ट्स हैं, हाइट के हैं, वेट के हैं, बीएमआई के हैं, लड़कों के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, आप इनके ऊपर प्लॉट करके देखिए। और अगर इनके ऊपर प्लॉट करने के बाद, अगर आपका बच्चा एवरेज के ऊपर जाए जा रहा है, तो प्लीज़ चिंता मत करिए, बल्कि आप जो कुछ उल्टा-सीधा कर रहे हैं, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। शायद ज़बरदस्ती बच्चे को पुश ना करिए, अगर आपके घर में जो मिल्क आता है, उसे स्किम्ड मिल्क कर दीजिए। मैं मिल्क बिल्कुल बंद करने की बात नहीं करता। आपके घर में सोडाज़ नहीं आने चाहिए, बच्चे को जंक फूड नहीं होना चाहिए, उसका स्क्रीन टाइम जो है, वो कम करिए, उसकी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करिए। हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और क्योंकि सिर्फ़ आपको दिखने में बच्चा पतला या कमज़ोर लग रहा था या सिर्फ़ आपको लगता है कि बच्चा कम खाता है, उसके ऊपर से मत जाइए। ग्रोथ चार्ट हमारे असेसमेंट का बहुत अच्छा टूल है। अगर उसमें बच्चे का हाइट, वेट और बीएमआई ठीक चल रहा है, तो प्लीज़ उसकी चिंता मत करिए। अब इसके बाद हम जितनी भी पेरेंट्स के आगे ये थियरी सुनाने की बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, लगभग क्या चीज़ कितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो लोग सुन तो लेते हैं बट घर जाने के बाद में यूजुअली अधिकतर लोग फॉलो नहीं करते और घर जाने के बाद अधिकतर लोगों के घर की जो थालियाँ होती हैं, वो साहब कुछ इस तरह की होती हैं। जब वो खाना निकलता है एक टिपिकल इंडियन फैमिली में, तो आधे थाली में चावल होता है, आधे में दाल होता है और कहीं एक जगह थोड़ी-सी सब्ज़ी पड़ी हुई होती है। ध्यान से सोचिए कि मैंने जो आपको माई प्लेट समझाया था, क्या ये प्लेट उसी तरह का है? ये तो मेरा ग्रेन्स हो गया और ये मेरा प्रोटीन्स हो गया। तो जो 1/4 और 1/4 था, वो आपके यहाँ 50-50 हो गया है।
चलिए ठीक है, अगर हम बाद में फ्रूट्स और वेजीज़ करके वो कर लेते कि पूरे दिन का प्रोपोर्शन ऐसा हो जाए, तो ठीक है। बट अधिकतर घरों में इतनी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं। वेजिटेबल्स कहीं एक जगह कोने में हल्का-सा पड़ा होता है और जब बच्चा जब निवाला बनाता है या घर में जब एडल्ट्स भी निवाला बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा चावल हो जाता है, थोड़ा दाल हो जाता है और सब्ज़ी लिटरली मैं कहता हूँ लोग अचार की तरह चखते हैं। अब अगर आप माई प्लेट देखिए, तो वेजिटेबल का फ्रैक्शन उतना ही है जितना ग्रेन का है। ऑलमोस्ट उतना ही है जितना फ्रूट है, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना प्रोटीन्स है। तो अचार की तरह चखना बंद करिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना चालू करिए और जो मैंने 5 कलर्स गिनाए थे, वो 5 कलर वाले फ्रूट्स हो सके तो डेली, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में तो एक बार उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए ही करिए। ठीक है? ये समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारी थाली को यहाँ से लेकर के इसमें कन्वर्ट करना है। ये फिर से 5 एलिमेंट्स हैं, आपको देखना है देख लीजिए। एंड डेयरी, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स जो कि वेज या नॉन-वेज कुछ भी हो एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आधी थाली। 50% इंटेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए, जिसमें फ्रूट में फ्रूट जूस लेकर के मत बोलिएगा कि आपने फ्रूट ले लिया है। मैं फ्रूट जूस के लिए बिल्कुल मना करता हूँ, शेक्स के लिए मना करता हूँ और जो ये 5 कलर्स में होने चाहिए एंड 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज़ पर डे होना चाहिए, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बैलेंस्ड डाइट के बारे में समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए और अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को बैलेंस डाइट समझने की ज़रूरत है और इससे उसकी कुछ मदद हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और पेशेंट एजुकेशनल वीडियो के साथ।